irrespective of stage, बेशक स्टेज 1 भी हो, पेशेंट प्रेग्नेंट हो, यू हैव टू ट्रीट। स्टेज 1 हो, आपके पास नेफ्रोपैथी हो जाए HIV की, विच इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, यू हैव टू ट्रीट। स्टेज 1 में HIV और हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाए, irrespective of स्टेज आपने उसे ट्रीट लाजमी करना। ठीक है, तो ये वो चंद कंडीशंस हैं जिनमें आप स्टेज नहीं देखते, CD4 काउंट नहीं देखते, आपने ट्रीट करने के। मॉनिटरिंग की जाती है बहरहाल स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में PCR और CD4 काउंट अब 3 से 6 महीने बाद चेक करते हो। बेस लाइन में RFTs, इलेक्ट्रोलाइट, LFTs, ब्लड शुगर लेवल, ये तमाम चीजें आप साथ साथ देखते रहते हैं। पहले जनाब, इंडिकेशन टू ट्रीटमेंट अगर बन जाए, नाउ वी कम टू द ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन। ड्रग ट्रीटमेंट एंटीवायरल से होती है और ये ट्रीटमेंट कहलाती है हार्ट। इस हार्ट का स्पेलिंग HAART। हार्ट थेरेपी से मुराद है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी और ट्रीटमेंट। highly active HAART, highly active antiretroviral treatment, that is basically the treatment of। हमने पढ़ा कि हम इसे रिजर्व रखते हैं उस वक्त when they are needed most, जब आपके पास बिल्कुल टर्मिनल इन्फेक्शन अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच रहा होता है। बेसिकली इट इज 3 और more than 3 ड्रग कॉम्बिनेशन। हार्ट थेरेपी जो है वो ATT वगैरह की तरह 3 या 3 से ज्यादा ड्रग का कॉम्बिनेशन, इट इज 3 और मोर देन 3 ड्रग कॉम्बिनेशन। अब ड्रग्स आप कौन कौन सी एंटीवायरल ग्रुप से ले सकते हो, तो उसमें एंटीवायरल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो। पहला ग्रुप है आपके पास NRTI, NRTI stands for nucleoside reverse transcriptase inhibitor। अब ये ड्रग्स कैसे ऑपरेट करती हैं, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या साइड इफेक्ट है, ये आप फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। बहरहाल एक ग्रुप जिससे कुछ ड्रग्स ली जा सकती हैं, दे आर NRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये पॉपुलर ग्रुप है आपके पास ज़िडोबुडीन, स्टूबुडीन, लेमिबुडीन। These are the drugs जो कि इस ग्रुप के अंदर आती है। So ज़िडोबुडीन ZIDOVUDINE, स्टूबुडीन STUVUDINE and lemivudine, these are the drugs। दूसरा ग्रुप आपके पास है NNRTI। NNRTI basically it is non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor group। इस ग्रुप में हमारे पास जो ड्रग्स हैं उसमें we have name of nevirapine and efavirenz। अगर ये नाम नहीं भी लिखते, सिर्फ ग्रुप्स के नाम भी लिख ले तो काफी है। ठीक है, थर्ड ग्रुप आपके पास है प्रोटीएज इनहिबिटर्स का। The third group is of protease inhibitor, which includes ritonavir, indinavir, and swinavir। So ritonavir, indinavir, and swinavir। So भाई heart therapy is the drug treatment। Heart stands for highly active antiretroviral treatment। 3 or more than 3 drug combination is required। NRTI which is nucleoside reverse transcriptase inhibitor, कुछ ड्रग्स इधर से ली जा सकती हैं। दूसरा ग्रुप आपके पास NNRTI। NNRTI stands for non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor। तीसरा आपके पास protease inhibitor और चौथा आपके पास जो ग्रुप है जहां से एंटीवायरल आ सकती है,
that is ISTI, which stands for integrase strand transfer inhibitor. Integrase strand transfer inhibitor. Drugs like Valtegravir, LV, Tegravir, इस तरह की ड्रग्स आपके पास इस ग्रुप में, एक दो और ग्रुप्स भी हैं। पहला जनाब हार्ट थेरेपी 3 और 3 से ज्यादा एंटीवायरल का कॉम्बिनेशन है। NRTI में जिडोविडीन ZIDUVUDINE, स्टूविडीन STUVU and लेमोविडीन LAMIVUDINE। NNRTI में नेविरापिन NEVRRABINE या एफाविरेंस EFAVERING। प्रोटीएज इनहिबिटर रेटोनोविर, इंडिनाविर, स्पिनाविर और ISTI stand for integrase strand transfer inhibitors, which include Valtegravir and Elvitegravir. These are the drugs. अब आप पूछोगे ये कि सर ये ड्रग्स तो आपने लिख दी और आपने कहा कि इसमें 3 या 3 से ज्यादा ड्रग्स इस्तेमाल हो सकती है, तो कौन सी बेस्ट है? इनमें से कौन सी बेस्ट है, इनका आंसर आपने लास्ट में ये लिखना है कि इट इज एक्चुअली पेशेंट चॉइस इन विच ट्रायल ही और शी वांट्स टू एंटर। इतना तो आपको पता है कि भाई HIV की क्यूरेटिव ट्रीटमेंट तो है नहीं, है ना? जितने भी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं वो ट्रायल बेसिस पे हैं। कोई से भी 3 ड्रग्स का या 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन आप बना लेते हैं। आप मरीज को जब कंफर्म हो जाता है HIV है और इंडिकेशन ट्रीटमेंट की बन जाती है, आप उसे बिठाते हो और बताते हो कि भाई ये ड्रग्स हैं, इनके ये साइड इफेक्ट्स हैं, आप इनमें से कौन सी खाना पसंद करेगा। ठीक है, इट इज द पेशेंट चॉइस in which trial he or she wants to enter। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके पास जो है वो पहले जो सबसे ज्यादा फिर भी इस्तेमाल होता है दुनिया भर में, जिडोविडीन, लेमोविडीन और एफाविरेंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है दैट इंक्लूड्स जिडोविडीन, लेमोविडीन और एफाविरेंस। ये 3 ड्रग्स जो है वो कंबाइन की जाती हैं और ATT की तरह ये भी एक सिंगल टैबलेट के अंदर जो है वो कंबाइन करके 1 a day सिंगल टैबलेट के तौर पे दी जाती है। जनाब ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अगला पार्ट जो हर एक सेक्शन से रिलेटेड आपने कवर करना होता है दैट इज प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस में आपके पास एक तो है जो चीज आपने तैयार करनी है एक्टिव इम्यूनाइजेशन पे। जब क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए एग्जाम में ये बताने के भी मार्क्स होते हैं कि करंटली नो वैक्सीन इज अवेलेबल। हाँ, टेस्ट और ट्रायल काफी हो रहे हैं, लेकिन इस टाइम FDA अप्रूव्ड कोई वैक्सीन आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो करंटली नो वैक्सीन इज अवेलेबल। ठीक है, सो बहरहाल अगली चीज जो आपको मिलेगी एग्जाम में वो है क्वेश्चन ऑन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि while working in a ward, one of your colleague gets a needle stick injury from HIV positive patient। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा while working in a ward, one of your colleague gets a needle stick injury from HIV positive patient। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस से मुराद ये है कि आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी फ्रॉम HIV पॉजिटिव पेशेंट। खुदा खास्ता क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एट रिस्क है ड्यू टू नीडल स्टिक इंजरीज और सर्जिकल नीडल इंजरीज, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आता है। अब इसमें पूछते हैं करना क्या। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई विच थिंग मैक्सिमली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन
तो आंसर है थॉरो हैंड वॉश। सबसे ज्यादा जो रिस्क चीज कम करती है किसी भी पेशेंट, वो HIV का हो, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का हो, नीडल स्टिक इंजरी हो, तो रिस्क आपके पास ट्रांसमिशन का सबसे मैक्सिमली जिस चीज से कम होता है दैट इज थॉरो हैंड वॉश ऑफ अफेक्टेड एरिया। ठीक है, ये काम करने के बाद दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि भाई कौन सी नीडल्स ज्यादा डेंजरस होती हैं। एक सर्जिकल नीडल्स होती हैं और एक सिरिंजेस होती हैं। ध्यान में रखिएगा, सिरिंजेस आर मोर डेंजरस बिकॉज सिरिंजेस के अंदर ल्यूमन होता है और ल्यूमन के अंदर पेशेंट का ब्लड हो सकता है। सर्जिकल नीडल्स से नीडल्स पे इंजरी हो तो इतना ज्यादा रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन नहीं होता जितना सिरिंजेस से होता है। और इसके बाद इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट कीमोप्रोफिलैक्सिस। ठीक है, हार्ट थेरेपी लेनी है फॉर द पीरियड ऑफ 4 वीक्स। इतनी बात हम जानते हैं कि जब टैबलेट्स लेके किसी इंफेक्शन को होने से रोका जा रहा हो तो इस फिनोमेना को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज कीमोप्रोफिलैक्सिस। फिर आपने कीमोप्रोफिलैक्सिस जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज ये करने के बाद यू विल रीचेक HIV status or serology at 6 weeks and 12 weeks। 4 हफ्ते खाने के बाद हार्ट थेरेपी। ठीक है, आपने चेक करना है कि खुदा ना खास्ता कहीं HIV वायरस ट्रांसमिट तो नहीं हुआ। 6 वीक्स पे भी एहतियातन और 12 वीक्स पे भी आपने एहतियातन इसको चेक करना है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोफिलैक्सिस। HIV से रिलेटेड जो लास्ट चीज एग्जाम में आ सकती है दैट इज HIV इन प्रेगनेंसी। HIV इन प्रेगनेंसी, पहला क्वेश्चन तो ये है कि विल यू गिव एंटीवायरल? आंसर इज यस। और याद रखिए जिडोबुटीन दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। कंप्लीट हार्ट थेरेपी नहीं दी जाती। ठीक है, सो मां में वायरल रेप्लिकेशन रोकने के लिए और रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन को कम करने के लिए, ठीक है, जो एक ड्रग दी जाती है प्रेगनेंसी में दैट इज गोइंग टू बी जिडोबुटीन। जिडोबुटीन इज बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस। फिर अगली चीज आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएगा कि माँ HIV पॉजिटिव है, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ चाइल्ड बर्थ? Answer is always lower segment, C-section or cesarean section. Then में रखिए there is more chance of mixing of maternal blood with fetal blood with vaginal deliveries. Vaginal deliveries में जो है वो माँ और बच्चे के ब्लड से मिक्स होने का चांस ज्यादा होता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। इसी वजह से माँ में वो बात कर रहे हो हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो या HIV हो, मोड ऑफ चाइल्ड बर्थ शुड बी C-section. Okay, so that's all you need to know regarding the remaining part of HIV. That completes our discussion on this all important one. अब चूंकि HIV तो बात खत्म होगी, तो चंद एक छोटे मोटे वायरसेस और पढ़ते हैं। कल बात करेंगे डेंगू पे पहले लेक्चर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि it is now even bigger epidemic than malaria itself और pandemic और influenza virus। वो दो वायरसेस कल के लेक्चर्स में देखेंगे। आज बात हुई थी infectious mononucleosis की, तो बात करते हैं क्योंकि ये HIV infection का टाइप ही है। So let's take a look at infectious mononucleosis। So ये स्टैंडर्ड इन्फेक्शन है। एजेंट वी ऑल नो दैट इज एप्स्टीन-बार वायरस। एप्स्टीन-बार वायरस वी ऑल नो इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ हर्पीज वायरसेस और 8 वायरसेस में ये हर्पीज वायरस नंबर 4 के तौर पे जाना जाता है। इट इज वन ऑफ द हर्पीज वायरसेस। So, source
is infected person, source is infected person, mode of transmission is droplet infection. Incubation period is relatively long, कुछ 4 से 5 हफ्तों का होता है, ठीक है, इसका incubation period relatively थोड़ा सा ज़्यादा. So Epstein-Barr virus, herpes virus है, herpes DNA enveloped virus है, infected person, mode of transmission is droplet infection. एक चीज आपने याद रखनी है, it is believed to be the most commonest viral infection worldwide. ख्याल ये किया जाता है कि शायद ये दुनिया भर में सबसे कॉमनेस्ट वायरल इंफेक्शन है, वो ऐसे ये समझा जाता है कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट और इन्फेक्ट 90% पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन. समझा ये जाता है कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन कभी न कभी इस वायरस से इन्फेक्ट हो ही जाती है. तो जिंदगी में आपको कभी न कभी इस वायरस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है. सो कल पढ़ा था चिकन पॉक्स, वो था मोस्ट इन्फेक्टिव. मोस्ट इन्फेक्टिव से मुराद है कि उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ओवरऑल सबसे कॉमनेस्ट कौन सा माना जाता है? एप्स्टेन-बार वायरस. कभी ना कभी इसने 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन को, दुनिया में अगर 10 अरब लोग हैं तो 9 अरब लोगों को इसने अफेक्ट करने का. अब देखते हैं हाउ इट ऑपरेट्स और पैथोजेनेसिस. आफ्टर एंटरिंग फ्रॉम oral cavity, EBV virus infects. ये हमने पढ़ा था कि हर वायरस का एक सेल ऑफ अटैक होता है. जैसे CD4 सेल, T lymphocyte is the cell of attack of HIV virus. Epstein-Barr virus का जो cell of attack है that is B lymphocyte. It infects B lymphocyte. B lymphocytes कहाँ पर रहते हैं? lymph nodes में. तो lymph nodes की तो proliferation होनी होती. इसी वजह से infectious mononucleosis को glandular fever भी बोला जाता है. gland से मुराद है lymph glands, ठीक है. So site of attack आपके पास यहाँ पे क्या है? B lymphocyte. It is the cell of attack. So स्टोरी कुछ ऐसे है कि आपके पास वायरल इंटेग्रेशन होगी सेल के अंदर, रेप्लिकेशन होगी, वायरल जिस सेल को इन्फेक्ट करता है उसमें इंटीग्रेट करता है, रेप्लिकेट करता है, एंड फॉर्मेशन of new viruses or millions of copies of new viruses. देखिए millions के हिसाब से नए viruses बनते हैं to infect other B lymphocyte. well जनाब cell of attack आपके पास B lymphocyte. ठीक है. अब इसका जो आउटकम निकल सकता है डिफरेंट सूरतों के अंदर, आपके पास नो डाउट आपके पास लिम्फ नोड्स की प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है. फिर दूसरा ये कि आपके पास इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट्स की वजह से इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज.
भाई जब बी लिम्फोसाइट इन्फेक्टेड होंगे, आपको पता है बी लिम्फोसाइट ही तो प्लाज्मा सेल से कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। तो इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सो इन डिफरेंट डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज को जब एप्स्टीन बार वायरस इंफेक्शन होता है तो एक टेस्ट से चेक किया जाता है, एंड दैट टेस्ट इज नोन एज हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट। ये एंटीबॉडीज और ढेर सारे प्रॉब्लम्स तो जिस्म में करती हैं, लेकिन याद रखिए हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट इज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एप्स्टीन बार वायरस इंफेक्शन। इसको मोनोस्पॉट टेस्ट भी बोला जाता है, इसी को पॉल फनल टेस्ट भी बोला जाता है, बिकॉज यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन द पेशेंट ऑफ एप्स्टीन बार वायरस। इस टेस्ट को हेट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। वेल, आपके पास इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट्स को कंट्रोल कर लिया जाता है बाय इम्यून रिस्पॉन्स, और आम रूटीन में ये इन्फेक्शन क्या है, सेल्फ लिमिटेड, ठीक है। 1 to 2 वीक्स में इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपके टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस पकड़ के इन्हें संभाल लेते। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ही रेयरली आपके पास ये इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट संभाला नहीं जाता, और संभाले ना जाने की वजह से इस इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट में स्टार्ट हो सकती है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। ये तो पढ़ा ही होगा कि कौन सा नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा एप्स्टीन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। दैट इज ऑल इम्पॉर्टेंट बर्किट्स लिम्फोमा। तो याद रखिए बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, क्योंकि इन्फेक्टेड सेल कौन सा है, बी लिम्फोसाइट। बाज़ औक़ात मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यानी कि 99.9% आपका इम्यून सिस्टम आकर इन्फेक्टेड बी लिम्फोसाइट्स को रिमूव कर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या स्टार्ट हो जाती है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, एंड दैट लीड्स टू a type of non-Hodgkin lymphoma which is known as Burkitt's lymphoma। तो ये आपने आउटकम ध्यान में रखना है। तो बात सिंपल सी है, अगर ध्यान में हो कि भाई साइट ऑफ अटैक, सेल ऑफ अटैक कौन सा है, बी लिम्फोसाइट, तो समझ आ जाएगी कि इसे ग्लैंडुलर फीवर क्यों बोला जाता है, समझ आ जाएगी कि यहाँ पर डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज क्यों मिलती हैं, जिसे हेट्रोफिल एंटीबॉडीज बोला जाता है, और यहाँ पर आपके पास Burkitt's lymphoma क्यों होता है, क्योंकि sometimes infected B lymphocytes undergo neoplastic proliferation। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स आपके पास जो है वो नॉन स्पेसिफिक से होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लो ग्रेड फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ क्लिनिकल फीचर्स जो कि आपने भी HIV सीरो कन्वर्जन के साथ लिखे हैं, ठीक है। सो साथ में टू एक्सपेक्ट सोर थ्रोट के साथ डिफ्यूज सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, वो तो होनी है, क्योंकि लिम्फ नोड्स के जो रेजिडेंट सेल्स हैं वही इफेक्ट होते हैं, और साथ में आपको मिलेगा मैक्यूलो पैपुलर रश। अब ये बात तो हमने तय कर ली कि अगर यही सिम्टम्स लिखे हुए होंगे, ठीक है, एज और ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया की हिस्ट्री होगी, आंसर हमने HIV। अगर एज और ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया नहीं भी लिखा होगा, फिर भी हम आंसर क्या देंगे, HIV देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एज ग्रुप डिफरेंट हो, सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप ना हो, तो फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस दे सकते। लेकिन बहरहाल समझने वाली बात यह है कि कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं, अगर HIV की ऑप्शन होगी भी तो आंसर हम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ही दें, क्योंकि इन स्पेशल फीचर्स की वजह से आंसर यही बने, कुछ तो खास बात होगी। अब जब ये बात तय हो गई कि भाई सेल ऑफ अटैक क्या है, बी लिम्फोसाइट इन्फेक्ट होकर डिफरेंट तरह के प्लाज्मा सेल बनाता है, डिफरेंट तरह की क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज। ये जो डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, जिन्हें आप हेट्रोफिल एंटीबॉडीज कहते हो, डिफरेंट जगह पे जाकर अटैक करती हैं।
one of the most special features of Epstein-Barr virus infection is ये जो डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज हैं ये जाकर एग्लूटिनेट करती हैं इसके साथ आरबीसीज के साथ इन पेरिफेरल कूलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दिस टाइप ऑफ ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया इज नोन एज कोल्ड एग्लूटिनेट टाइप. हेमाटोलॉजी जो लोग पढ़ चुके हैं दे कैन रिकॉल दो ही तो इन्फेक्शंस हैं जिनमें हेमोलिसिस होती है. एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है, आपके पास अगर निमोनिया हो और हेमोलिसिस हो तो वो तो होता है माइकोप्लाज्मा. आपको ये कह रहे हो सोर थ्रोट है और हेमोलिसिस है तो एक ही आंसर बनता है विच इज एप्स्टेन-बार वायरस इन्फेक्शन. तो आपके पास जो स्पेशल फीचर है यहाँ पर एप्स्टेन-बार वायरस का दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हेमोलिसिस. हेमोलिसिस जब भी होती है एनीमिया होता है और जॉइंटिस होता है. अगर आपको इतना ही बता रहा हूँ कि ये फीचर्स हैं और साथ में हेमोलिसिस आ रही है या बहुत ही नेक होंगे तो आपको ये भी बता देंगे कि भाई इन फीचर्स के साथ कौन सा टेस्ट पॉजिटिव है. सो सोर थ्रोट प्लस कूम्स टेस्ट पॉजिटिव. हेमोलिसिस क्यों हो रही है तो समझ आ गई है ना. बी लिम्फोसाइट इन्फेक्टेड होते हैं, डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो जाकर आरबीसी के साथ बाइंड कर जाती हैं और दे कैन प्रोड्यूस ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया. खाली ये एंटीबॉडीज ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया नहीं करती, दे कैन लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. इसके अलावा ये एंटीबॉडीज अटैक करती हैं कहां पर, लिवर पे हेपेटाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस होता है. तो हेट्रोफिल एंटीबॉडीज है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाकर अटैक करेंगी. तो डू रिस्पेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस. इसके अलावा ट्रांसवर्स माइलाइटिस विच इज infection of spinal cord, transverse myelitis. इसके अलावा GBS, गुलियन-बार सिंड्रोम जैसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पर आ सकती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तमाम लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं. यू विल एक्सपेक्ट स्प्लीनोमेगाली. तो आपके पास ये चंद एक और एडिशनल स्पेशल फीचर्स हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज हैं. तो डू एक्सपेक्ट कि भाई वो एंटीबॉडीज लिवर पे भी अटैक करेंगी, आरबीसीज पे भी अटैक करेंगी, प्लेटलेट्स पे भी करेंगी, हार्ट के ऊपर भी कर सकती हैं. ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं. लेकिन इन तमाम स्पेशल फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया. इन फीचर्स के साथ अगर कूम्स टेस्ट पॉजिटिव बता रहे हो तो फिर ऑब्वियसली यू विल गिव द आंसर ऑफ एप्स्टेन-बार वायरस इन्फेक्शन. Investigation of choice is to get heterophil antibody test. तो आपको ब्लड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज मिलेंगी. इसी टेस्ट को पॉल बनल टेस्ट भी लिखा जाता है. ठीक है, इसी टेस्ट को मोनोस्पॉट टेस्ट भी लिखा जाता है. ठीक है, सेम टेस्ट इज नोन एज पॉल बनल टेस्ट और मोनोस्पॉट टेस्ट. ट्रीटमेंट, क्योंकि 99.99% चांस ये है कि ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा. डिस्पाइट herpes वायरस स्टिल यू डू नॉट नीड टू गिव एनी एसाइक्लोविर. ठीक है, सो सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है. ठीक है, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया अगर चल रहा हो बहुत ज्यादा तो उसके लिए आपको क्या देने पड़ सकते हैं, स्टेरॉइड्स. ठीक है, लेकिन अमूमन उसकी जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, सो ट्रीटमेंट इज जस्ट सपोर्टिव ओवर हियर. फिर पूछा ही जाता है कि इसके अलावा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अलावा एप्स्टीन-बार वायरस इंसानी जिस्म में और कौन कौन सी डिजीजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं. या देखिए, इट इज नोटोरियस टू प्रोड्यूस डिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि एप्स्टीन-बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस तो करता है, इसके अलावा और कौन सी डिजीज कर सकता है. या देखिए, डिसेंटेरिक
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को आप RPGN भी बोलते हो। RPGN स्टैंड्स फॉर रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर पूछा जाता है कि भाई ये वायरस कौन कौन सी मैलिग्नेंसीज करता है, ये वायरस कौन कौन सी मैलिग्नेंसीज करता है। इसमें एक तो हो गया विच इज बर्किट्स लिम्फोमा। दूसरा अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले ओरल डेयरी ल्यूकोप्लेकिया के बारे में पढ़ा था। ये किन लोगों में होता है? दोज हु आर हैविंग HIV, ठीक है। ये भी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है और पढ़ा था कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इट कैन कन्वर्ट इनटू कार्सिनोमा ऑफ टंग। इसमें कन्वर्ट हो सकती है कार्सिनोमा ऑफ टंग के अंदर। इसके बाद अगली चीज है हमारे पास, इट कैन लीड टू नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा। इसके अलावा नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा हो सकता है, नेजोफ्रेंजियल नेजोफेरिंग से राइजो। इसके अलावा मैलिग्नेंसी ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की मैलिग्नेंसी को लियोमायोसार्कोमास बोला जाता है। तो ऑन्कोजेनिक वायरस होता है, अगर ये टिक जाए जिस्म में और आपका इम्यून सिस्टम इसे ना भगा पाए, सबसे ज्यादा चांस तो बर्किट्स लिम्फोमा का है। अगर बर्किट्स ना कर सके तो अगर HIV का मरीज हो तो उसमें ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया कर सकता है, ये भी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा कर सकता है और इसके अलावा लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोसार्कोमा इज बेसिकली मैलिग्नेंसी ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ढेर जगहों पे होते हैं, ठीक है, GIT ट्रैक्ट में, ब्लैडर के अंदर, इसके अलावा यूट्राइन कैविटी के अंदर, जहाँ जहाँ स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर, वहां पर मैलिग्नेंसी क्वेश्चन लिखते हैं ताकि बात खत्म हो और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। सो छुट्टी पूरे साल 9 बजे होगी। इससे पहले कोई जाना चाहता है तो मैं रोकूंगा। अच्छा, क्वेश्चन लिखते हैं। 17-year-old boy has presented with malaise, sore throat, cervical lymphadenopathy, pallor, and tinge of jaundice. 17-year-old male has presented with malaise, sore throat, cervical lymphadenopathy, pallor, and tinge of jaundice. After taking amoxicillin, there is eruption of widespread maculopapular rash. After taking amoxicillin, there is eruption of widespread maculopapular rash. एक दफा मैं दोहरा देता हूँ। 17-year-old boy has presented with malaise, sore throat, and cervical lymphadenopathy. There is pallor and tinge of jaundice. After taking amoxicillin, there is eruption of widespread maculopapular rash. जहाँ पर आपने ट्रीटमेंट लिखा है ना, वहाँ पर साफ लिख लीजिए, it is advisable never give penicillin, ampicillin or amoxicillin with sore throat. लोग देते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कहा ही जाता है कि अच्छे डॉक्टर होने की वजह से you do not need to give ampicillin or amoxicillin with sore throat. वजह इसकी ये है कि if it is Epstein-Barr virus infection, खुदा ना खास्ता अगर ये infectious mononucleosis का sore throat हुआ
तो ये जो डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज हैं ये क्रॉस लिंक करती हैं विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेनिसिलिन एंड दैट विल लीड टू वाइड स्प्रेड स्किन इरप्शंस। तो बाज़ मैक्यूलोपैपुलर रैश स्टार्ट में नहीं आता, लेकिन जब एम्पिसिलिन और अमॉक्सिसिलिन दी जाती है तो उसकी वजह से ये बहुत ही सीवियर किस्म की इरप्शन जो है वो हो सकती है। तो इट इज एडवाइजेबल कि भाई आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड करने से मुराद है मैक्रोलाइट्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं सोर थ्रोट के लिए। एम्पिसिलिन अमॉक्सिसिलिन की बजाय यू कैन यूज एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, वो ज़्यादा बेहतर, बिकॉज खुदा ना खास्ता ईबीवी इन्फेक्शन हो तो उससे बड़ी वाइड स्प्रेड किस्म की स्किन इरप्शंस जो हैं वो। बात करते हैं ऑन अ डेंजरस रैपिड वायरस विच इज रेबीज। एज फार एज एजेंट इज कंसर्न, हमने पढ़ा था कि ये आरएनए वायरस, आरएनए enveloped virus. It belongs to family of rhabdoviruses. ये ताल्लुक रखता है from the family of rhabdoviruses. Source is infected mammals. Infected mammals. Infected mammals में dogs, cats, foxes, raccoons और even bats. Bats के बारे में बचपन से जानते हो कि they are flying mammals. ठीक है, so जितने भी infected mammals हैं, ठीक है, so dogs, cats, foxes, raccoons, bats, they are. Mode of transmission, आपके पास जो है वो बाइट फ्रॉम infected animal, bite from infected animal, because infected animal के saliva के अंदर ये पैथोजन मौजूद है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि हर दफा बाइट लो। इवन licking of skin wound by infected animal can also transmit the disease. ठीक है, so अगर कोई skin wound है ह्यूमन की सरफेस पे तो saliva वहां से भी जो है वो एंटर हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे आज पढ़ा था कि HIV और TB का सेम होता है, so syphilis और rabies का सेम है, which is 9 to 90 days। याद रखिए जब आपको ये पता चल गया कि इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 90 days का है तो ध्यान में रखिए वैक्सीनेट मंथ्स आफ्टर डॉग बाइट। ठीक है, अगर 2 महीने गुजर चुके हैं डॉग बाइट को और आप ये समझ रहे हो कि रेबीज का चांस नहीं है तो आप गलत। बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो सकता है, अप टू 3 months। तो कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज वैक्सीनेट, अगर आपने वैक्सीनेट नहीं किया, इवन months after dog bite। So vaccinate जो है वो किया जा सकता है even months after dog bite। Coming to the pathogenesis, pathogenesis में after skin bite, rabies virus enters blood circulation। ये बेसिकली स्किन पे जिस जगह बाइट होती है वहां से एंटर होता है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद साइट ऑफ अटैक इज अगेंस्ट न्यूरल सेल्स। ये पहुंचता है नर्वस सिस्टम पे और नर्वस सिस्टम पे पहुंच के
it is going to produce neuro excitation almost as similar as tetanus. Basically, इसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच के क्या करना होता है? न्यूरो एक्साइटेशन. सो स्किन से ब्लड में, ब्लड के रास्ते नर्वस सिस्टम में और ब्रेन में पहुंच के दिस वायरस इज गोइंग टू प्रोड्यूस न्यूरो एक्साइटेशन. क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास हिस्ट्री ऑफ एनिमल बाइट और मैमल बाइट और डॉग बाइट, ज्यादातर तो डॉग ही इन्वॉल्व होते हैं, दैट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट. फिर आपके पास आएगी प्रोड्रोमल फेज. प्रोड्रोमल फेज में फीवर होगा, हल्का फुल्का मलेरिया होगा, हेडेक होगा, पेशेंट में थोड़ी सी अनईजीनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी. One of the important features of prodromal phase is itching at bite site. जिस जगह एनिमल बाइट होगी उस जगह there will be itching at wound. प्रोड्रोमल फेज में ही ये पिक हो सकता है with classical appearance of hydrophobia. So there is intense fear of water, which is the most hallmark feature of this infection. Okay, so प्रोड्रोमल फेज में इस पेशेंट के सामने जब भी पानी लाया जाएगा, so गिलास उठाकर ये साइड पे करने की कोशिश करेगा, इस जमीन पे फेंकने की. मुंह में यहाँ से पिक होना शुरू हो जाता है. बहरहाल उसके बाद आपके पास दो आउटकम. इस फेज के बाद देयर आर टू आउटकम जिसकी तरफ ये मरीज जा सकता है. 20% केसेस जो है वो लकी हो सकते हैं बिकॉज disease moves towards development of term rabies. 20% केसेस में खुशकिस्मती से डिजीज चली जाती है टूवर्ड्स टर्म रेबीज. टर्म रेबीज में बेसिकली पैथोजन ब्रेन की बजाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहता है. ठीक है, एंड दैट प्रोड्यूसेस फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ अफेक्टेड लिम्ब. आपके पास पैथोजन समहाउ उसी लिम्ब की क्या करवा देता है, नर्वस सिस्टम का डैमेज, और आपके पास सिर्फ फ्लैसिड पैरालिसिस होती है अफेक्टेड लिम्ब की. इससे आगे बात जो है वो अमूमन नहीं पड़ पाती. 80% केसेस में ज्यादातर जो डेंजरस आउटकम निकलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरियस रेबीज. 80% केसेस में जो आपके पास आउटकम निकलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरियस रेबीज. फ्यूरियस रेबीज आपके पास आती है विद नॉन स्टॉप डेवलपमेंट ऑफ टॉनिक क्लॉनिक फिट्स. न्यूरो एक्साइटेशन की वजह से टॉनिक क्लॉनिक फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, विच इज प्रेसिपिटेटेड बाय साइट or splash of water, which is precipitated by sight or splash of water. डेथ की वजह वही आपके पास स्टेटस एपिलेप्टिकस जो कि टेटनस में ही होता है ऑलमोस्ट, और आपके पास डेथ की वजह यहाँ पर स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम और रेस्पिरेटरी फेलियर. ठीक है, सो आपके पास डायफ्राम स्पास्टिक कंट्रैक्शन की वजह से, डायफ्राम अरेस्ट होने की वजह से पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है. सो रेबीज के दो आउटकम
10 में से 2 लोगों के साथ ऐसा होगा, 8 लोग किसमें चले जाएंगे टुवर्ड्स फीमेल रेबीज। डायग्नोसिस वैसे आपके पास क्लिनिकल है, लेकिन स्टिल यू वांट टू परफॉर्म एनी इन्वेस्टिगेशन, serology भी की जा सकती है और PCR is always better. We do not have any antiviral for this dangerous virus. इस वायरस के लिए हमारे पास क्या नहीं है, एक ही काम की एंटीवायरल होती है साइक्लोविर, और वो किस ग्रुप के लिए, रबीज के लिए। उसके अलावा इस वायरस के लिए हमारे पास एंटीवायरल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स और आइनोट्रॉपिक सपोर्ट से मरीज को जिंदा रखने की कोशिश की जाती है। और ध्यान में रखिए, रेयरली एनीबॉडी सर्वाइव, रेयरली एनीबॉडी सर्वाइव। जो सर्वाइव भी करते हैं उनमें वीकनेसेस या फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मौजूद होते हैं। इसी वजह से नोबॉडी वांट्स कि क्या हो, रेबीज हो और उसको फिर ट्रीट करने की कोशिश की जाए। इसी वजह से ज्यादा जोर या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस एरिया पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, दैट इज बेसिकली प्रोफिलैक्सिस। तो बचपन से आप जानते हो कि जब कुत्ता काटेगा तो कितने इंजेक्शन लगेंगे, कहाँ पे, ठीक है। सो बचपन से बातें इसलिए याद कराई जाती है बिकॉज दैट इज वन इन्फेक्शन कि नोबॉडी वांट्स कि भाई ये होगा तो देखेंगे। अब प्रोफिलैक्सिस में 2 तरह की हमारे पास प्रोफिलैक्सिस है। एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन, यानी कि बाज लोग जिन्हें स्ट्रेट अवे वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा कॉमनली है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस से मुराद है आफ्टर डॉग बाइट, आफ्टर डॉग बाइट। सो ये वो एरिया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलर है। टेटनस में भी हमने ये पढ़ा था कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, प्रोफिलैक्सिस से। तो रेबीज में भी ज्यादा क्वेश्चन इसी एरिया से आए। अब आफ्टर डॉग बाइट आपने इंतहाई गौर से देखना है कि जिस इंसान में वो बता रहे हैं डॉग बाइट हुई है, क्या वो इंसान नॉन इम्यूनाइज्ड है या वो इंसान इम्यूनाइज्ड है। नॉन इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर आपने आंसर देना है कि आई विल गो फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन से मुराद होती है, हम जानते हैं, जब किसी को वैक्सीन दी जाए। अब पहले हमारे पास थी डक एम्ब्रियो वैक्सीन, अब जो लेटेस्ट वैक्सीन है रेबीज की, दैट इज ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन 1 ml डोज है, और ये अब डक एम्ब्रियो वैक्सीन की तरह पेट में सबकुटेनियस नहीं लगती, इट इज गिवन इंट्रामस्कुलर। और इस वैक्सीन का जो स्केड्यूल है वो कुछ ऐसे है कि यू विल गिव इट एट डे 0, यानी कि जिस दिन डॉग बाइट हुई है उस दिन, डे 3, डे 7, 14 एंड एट 28 डे। तो जो पुरानी वाली मेथ है 14 इंजेक्शन की पेट के अंदर, वो अब खत्म हो चुकी है। अब आपने याद रखना है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगने होते हैं, कितने लगने होते हैं, 5। इनका स्केड्यूल ऐसा है कि एक आज लगेगा डॉग बाइट वाले दिन, खुदा ना खास्ता किसी को एक आज से 3 दिन बाद, एक आज से 7 दिन बाद, एक आज से 14 डेज पर, एक आज से 28 डेज पर। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के साथ, क्योंकि नॉन इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल है, आपने साथ में देनी है पैसिव इम्यूनाइजेशन। साथ में यू हैव टू गिव द पेशेंट पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के साथ आपने पैसिव इम्यूनाइजेशन भी देनी। पैसिव इम्यूनाइजेशन आप जानते हो, जब आप किसी को बनी बनाई क्या दे रहे होते हो, एंटीबॉडीज।
रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इनको RIGB लिखा जाता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIG, ठीक है। सो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की जो डोज है अपने इंटरेस्ट के लिए लिख लीजिए, 20 यूनिट्स पर kg होती है, ठीक है। ये आपने देनी होती है डे 0, जिस दिन आप पहला शॉट दे रहे हैं ना वैक्सीन का, उसी दिन आपने ये देनी, ठीक है। और इसमें हाफ डोज जो है वो आपने देनी है सबकुटेनियस। सबकुटेनियस दी जाती है जिस जगह वूंड होता है, और हाफ डोज आपने देनी होती है इंट्रामस्कुलर। सबकुटेनियस से क्या मुराद है, जिस जगह आपके पास क्या होगा, वूंड, ठीक है। सो टोटल जो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन हैं उनकी डोज होती है 20 यूनिट्स पर kg, ठीक है। ये डे 0 पे एक ही दफा लगती है। अब टोटल डोज का जो आधा हिस्सा है वो आपने कहाँ पे लगाना है, एट द वूंड साइट, जिस जगह डॉग बाइट हुई भी है वहां पर वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और बाकी आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हो। एक चीज का ख्याल रखना होता है, वैक्सीन और ये जो इंट्रामस्कुलर हाफ डोज है ये एक लिंक पे नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डॉग बाइट हुई है तो आप लेग पे जिस जगह वूंड है उस जगह स्किन में RIG लगाते हैं, उसी लिंक पे आप लगा सकते हो इंट्रामस्कुलर। ये जो आपने वैक्सीन है ये अपर लिंक पे कहीं लगानी है, ठीक है। सो जुमला लिख लीजिए, डू नॉट गिव वैक्सीन और RIG ऑन सेम लिंक। डू नॉट गिव वैक्सीन और RIG सेम लिंक के ऊपर आपने नहीं लगाना, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट यू नीड टू डू in non-immunized adult. Do not give vaccine or RIG on a same limb. Same limb के ऊपर आपने देनी है। अब चलते हैं, वो आपको क्वेश्चन दे कि भाई डॉग बाइट हुई है लेकिन बंदा इम्यूनाइज्ड है। ये सिचुएशन, इससे मुराद ये है कि वो इंसान है जिससे बार बार कुत्ते काट रहे हैं। एक दफा पहले डॉग बाइट हुई थी और वो वैक्सीन लगा के निकला हो और फिर डॉग बाइट हो सकती, ये सिचुएशन हो सकती। तो इस सिचुएशन में आपने आंसर देना है कि यू विल ओनली गिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन। यू विल ओनली गिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन, यानी कि जिंदगी में एक दफा हादसा हो चुका हो, आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन ले चुके हो, साथ में RIG ले चुके हो, और फिर दोबारा से डॉग बाइट हो जाए, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड। एक्टिव इम्यूनाइजेशन से मुराद ये है कि इसमें आप रेबीज वैक्सीन दोगे। इस वैक्सीन को हमने लिखा है कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, पुरानी वाली डक एम्ब्रियो वैक्सीन होती है वो अब नहीं दी जाती, ठीक है। वही 1 ml इंट्रामस्कुलर है, डे 0 और 3 पे सिर्फ 2 इंजेक्शन लगते हैं। डे 0 और डे 3 पे 2 इंजेक्शन लगते हैं, बस एज अ बूस्टर 2 इंजेक्शन दे दिए जाते हैं वैक्सीन के, अगर पहले से एक दफा वैक्सीन लग चुकी है। बात आते एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन से मुराद है कि अभी डॉग बाइट वगैरह कोई ना हो लेकिन इंडिकेशन बनती है, तो फिर कोई स्पेशल इंडिकेशन ही होगी। स्पेशल इंडिकेशन एक्टिव इम्यूनाइजेशन की हो सकती है प्रोफेशन एट रिस्क। प्रोफेशन एट रिस्क में एनिमल हैंडलर्स हो सकते हैं, जैसे जू कीपर्स, ठीक है, जू कीपर्स हो, सिंपल एनिमल हैंडलर्स हो, इसके अलावा वेटनरी डॉक्टर्स हों जिन्हें आप वेट्स बोलते हो, ठीक है। सो एनिमल हैंडलर्स होते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर भी, दुनिया भर में जो है वो कस्टम ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं एनिमल्स की ट्रांसपोर्ट भी, ठीक है। डॉग्स इंपोर्ट हो रहे होते हैं, कैट्स एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। सो एनिमल हैंडलर्स, जू कीपर्स और वेट्स वगैरह को ये लगवा के रखनी चाहिए। अब इसमें अगर आप इन प्रोफेशन में हो तो उसमें लगनी तो रेबीज वैक्सीन,
रेबीज वैक्सीन आपने देनी है 1 ml इंट्रामस्कुलर, ठीक है, और इनमें जो स्केड्यूल होता है वो डे 0, 7 और 28 डेज। तो याद रखिए हर जगह जो इंजेक्शन देने का स्केड्यूल और नंबर ऑफ डोजेस डिफरेंट है। अगर तो पोस्ट एक्सपोजर नॉन इम्यूनाइज्ड में दे रहे हो तो 5 इंजेक्शन बनते हैं, अगर इम्यूनाइज्ड में दे रहे हो तो 2 इंजेक्शन बनते हैं, अगर डॉग बाइट नहीं है एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए दे रहे हो तो सिर्फ 3 इंजेक्शन बनते हैं, एक डे 0 पे, एक 7 पे और एक 28 डेज पे, एंड देन बूस्टर इज रिक्वायर्ड एवरी 2 to 3 years। बूस्टर इज रिक्वायर्ड एवरी 2 to 3 years। हर 2 से 3 साल बाद इन लोगों में किस चीज की जरूरत पड़ती है? बूस्टर्स की। तो ये वो सेगमेंट है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। हर दफा इस पे टेटनस का भी एक सेगमेंट प्रोफ्लेक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट है और रेबीज का भी। आज इनके करते हैं।